ओके, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चाइल्डहुड वायरसेस से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दूसरा वायरस आज मैंने पढ़ाना है मम्स। मम्स के बच्चे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में वही सारी बातें हैं जो हम मीजल्स में पढ़ के आए हैं। जो वायरस पैरामेक्सो वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इनका पॉलीमरेज होता है, इन्वेलप्ड होते हैं और इनका न्यूक्लियोकैप्सिड हेलिकल शेप का होता है। ठीक है, इन दो याद करने का तरीका यही है, दोनों सेम ही है हर चीज इनकी। अब हम मम्स पढ़ते हैं, ये यूक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजल्स और मम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में से यही दो वायरस है जो कि आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आएंगे। डिजीज इसने क्या करनी है, मम्स। वायरस का नाम भी मम्स ही है और डिजीज इसमें मम्स ही करानी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपने एक टेबल से कर लेनी है जो मैंने आपको बता दी है। ट्रांसमिशन इसकी वही है, वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। इसने रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होना है, उसी तरह जैसे मीजल्स वाला होता था। ठीक है, बाकी अब आते हैं पैथोजेनेसिस की बात। पैथोजेनेसिस बच्चे इसकी वही सेम है कि जिस जगह पे इन्फेक्शन इसने किया वहां पे आएगा, रेप्लिकेट करेगा, वहां से ब्लड पे जाएगा। जिस तरह सपोज ये आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाता है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमेशा याद रखना बच्चे, आपके माउथ भी आता है, आपका फेरिंग्स आता है, आपका नोज भी आता है। ये सारी चीजें आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें आपके ट्रांसमिशन के थ्रू इधर आ गया, इधर से जाएगा ब्लड के अंदर, स्प्रेड करेगा, ब्लड के थ्रू आपके जाएगा ग्लैंड्स के अंदर। यहाँ पे जाके इसने मेन इन्फेक्शन ग्लैंड्स में जाके करना है। ठीक है, अब वो ग्लैंड्स सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, जो कि इन्फेक्ट करता है। सैलिवरी ग्लैंड्स उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की जब स्वेलिंग हो जाती है, पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होगा तो इसकी स्वेलिंग हो जाएगी। इस चीज को मम्स कह देते हैं, कन पेड़े उर्दू में इसको कहते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने। ग्लैंड्स में सिर्फ सैलिवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व नहीं होते, ज्यादा केसेस में, सपोज 90% केसेस में सैलिवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी 90% केसेस में पैरोटिड ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। 10% जो बाकी बचते हैं आपके माइनर ये वो वाले इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कुछ बाकी ग्लैंड्स बॉडी के, टेस्टिस आर आल्सो द ग्लैंड्स आपके। ठीक है, ओवरीज भी आपकी एक तरह से एंडोक्राइन ऑर्गन्स ही है, और पेनक्रियास भी आपका एंडोक्राइन ऑर्गन भी है ही है। तो ये ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व करता है मम्स वायरस, लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता, कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ज्यादातर पैरोटिड ग्लैंड ही आएगा क्वेश्चन में भी, जब भी पूछेगा आपको वो पैरोटिड ग्लैंड ही बात करेगा। ठीक है, ये पैथोजेनिक की बात समझ आ गई। ठीक है, कि स्प्रेड हुआ है वायरस आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थ्रू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आया, वहां से ब्लड में गया, वहां से ग्लैंड पे चला गया। ठीक है, एक और रास्ता भी है इसका ग्लैंड्स तक पहुंचने का। वो ये क्या है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स तो आपके माउथ के अंदर जब आता है ना, या फेरिंग्स के अंदर जब जाता है, आपको पता है कि माउथ और फेरिंग्स के अंदर पैरोटिड ग्लैंड की जो ओपनिंग है डक्ट के थ्रू, वो है स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, स्टेनसन्स डक्ट है। सपोज जिस तरह ये ग्लैंड आपका पड़ा हुआ, इसकी जो डक्ट निकलती है वो ये स्टेनसन्स डक्ट की जो ओपनिंग है वो आपके बकल म्यूकोसा के अंदर होती है। वायरस आपके माउथ के अंदर आया है कहीं एनवायरमेंट से, वो इस डक्ट से होता हुआ भी ग्लैंड तक पहुंच सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो दो रास्ते हैं इसके पैरोटिड ग्लैंड तक पहुंचने के, एक तो ये वाला रास्ता ब्लड के थ्रू जाएगा ग्लैंड्स के अंदर, और एक डायरेक्ट माउथ के अंदर आ गया, वहां से डायरेक्ट ये ग्लैंड्स तक पहुंच सकता है। तो यही बात बुक में इन्होंने इस तरह पैथोजेनेसिस में की हुई है कि पहले ये बताता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टेस्टिस, ओवरीज, पेनक्रियास, पैरोटिड ग्लैंड, एंड फिर अल्टरनेटिवली स्टेनसस डक्ट के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड तक भी ये जाता है। ठीक है, अब इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आती है, वैसे ही जैसे कि मीजल्स की थी कि एक दफा इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता कोई नहीं है, हो जाता है, दोबारा भी हो जाता है, लेकिन वो सुपर एडिड होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात इसने फिर दोबारा वही की हुई है जो हमने मीजल्स की पढ़ी थी, कि इसकी भी फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ जो बेबी है वो प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडीज की वजह से। ठीक है, अब आती है बात क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। क्लिनिकल फाइंडिंग्स बच्चे इसकी भी उसी तरह है जैसे वहां की थी। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 18 से 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका होता है, आप इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते सिर्फ और सिर्फ। फिर आता है प्रोड्रोमल स्टेज, जो कि वही नॉर्मल सिम्टम्स है जो कि किसी भी डिजीज के स्पेसिफिक नहीं होते। इसमें आपको फीवर होगा, मेलेज होगा, सुस्ती छाएगी, एनोरेक्सिया होगा, इस तरह की चीजें होंगी। जब ये हो जाएंगी फिर आपको इसमें फीवर इज मोस्ट, फिर आपको होगा पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाएगी, पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा, इसमें हो जाएगी इन्फ्लेमेशन, हो जाएगी सोजिश आ जाएगी। और जब आपको पता है इन्फ्लेमेशन होती है, और जब इसके ऊपर बर्डन पड़ता है काम का, यानी कि इसने इसका काम क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस करना, निकालना।
जब वो अपने काम का बर्डन इसको पड़ता है, फिर इंटेंस पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है। वैसे तो वैसे भी नॉर्मल हो रही होती है कि भाई स्वेलिंग हुई हुई है, मुंह के साइड पे सूजा पड़ा है और बहुत ज्यादा है, तो वो पेन होती ही होती है। लेकिन जब वो बच्चा खाना खाएगा और स्पेशली खट्टी हुई चीज खाएगा, और जब आपको पता है कि जब खट्टी चीज खाई जाती है तो सलाइवा बहुत मुंह में प्रोड्यूस होता है, ठीक माउथ में, तो फिर बहुत ही इंटेंस पेन होती है। ये वो सिनेरियो में बात लाजमी लाजमी बोल सकता है कि पेशेंट जो है वो जब खाना खाता है या कोई सिट्रस जूस पीता है, ऑरेंज जूस पीता है, लेमन जूस पीता है, तो उसको सीवियर पेन होती है, वो चीखता है उस दर्द से, तो आपको सीधा पहुंच जाना चाहिए मम्स है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, ठीक है। डिजीज बच्चे बिनाइन होती है, खुद ब खुद विद इन 1 वीक ठीक हो जाती है, इसमें कोई रैश नहीं होती, मम्स पे कोई रैश नहीं होती, ये बात याद रखना। ये इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जस्ट मोस्ट सिंपल क्लिनिकल फाइंडिंग, कोई इतनी खास बात नहीं। इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, फिर आपकी प्रोड्रोमल स्टेज आएगी, फिर आपकी स्वेलिंग आ जाएगी, बस। कॉम्प्लिकेशन इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजल्स की आपने मैंने 6-7 करवाई थी, वो भी याद कर लो। इसकी भी कॉम्प्लिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती होती है। सबसे ज्यादा को कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है बताइए ऑर्काइटिस, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब इसमें सारा सिनेरियो मैं बताता हूँ क्या होता है। सपोज आपने हाँ पढ़ लिया होगा पेल्विस सेकंड ईयर एब्डोमेन, ये अगर टेस्टिस है, इसके बाहर होती है एक हल्की सी लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। सपोज ये ग्रीन वाला सारा आपका टेस्टिस का कनेक्टिव टिश्यू वो है, इसका मेन सब्सटेंस है, ठीक है। ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब हो गई टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे हो गया है जी वायरस इन्फेक्शन, ये जो स्पेस है पहले होती है, अब इन्फ्लेमेशन की वजह से ये स्पेस भर गई है, टेस्टिस जो है वो बिल्कुल स्वेल होके इसके बाहर तक पहुंच चुके हैं। अब ये जो आपकी ये बिल्कुल बाहर तक हो गए, समझ आ रही है ना मेरी डायग्राम आपको, यहाँ तक इन्फ्लेमेशन होके बिल्कुल इसके साथ टच हो गई है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और टेस्टिस ऐसे टच हो गए हैं। अब ये जो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये है इनइलास्टिक, ये इन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है कि खींचा नहीं जा सकता, सख्त है ये, उस तरह वर्डिंग में कह लो। फिर क्या होता है, अंदर से टेस्टिस स्वेल करता जा रहा है, बाहर से उसको वो फैल नहीं रहा, तो प्रेशर नेक्रोसिस होती है, प्रेशर नेक्रोसिस होती है फिर टेस्टिस की। बताता हूँ प्रेशर नेक्रोसिस क्या होता है। जोर पड़ने से इसकी इतनी इसके ऊपर कंप्रेशन पड़ती है, इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है टेस्टिस की, तो वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, सड़ना गलना शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है। यू नो व्हाट इज नेक्रोसिस, तो वो हो जाती है, इस तरह टेस्टिस का आपका फेल हो जाएगा। अगर ये हो जाती है जी यूनिलैटरल, एक साइड की, फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर तो यूनिलैटरल है आपकी ऑर्काइटिस, इस सारी जो मैंने बताया ना, ये दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस दैट इज कॉल्ड ऑर्काइटिस। अगर तो है यूनिलैटरल, तो आपका जब तक मम्स चल रहा है, आपको वहां पे सीवियर पेन होगी, बहुत ही ज्यादा पेन होगी, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, हाथ भी नहीं लगेगा, इस तरह की चीजें होगी। जब मम्स ठीक हो जाएगा, आपका ये सब ठीक हो जाएगा, टेस्टिस आपके नॉर्मल हो जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो ये हो जाती है बायलैटरल, दोनों साइड का प्रेशर नेक्रोसिस ऑफ द टेस्टिस हो जाती है, दोनों साइडों की, फिर आपका वो जो मेल है वो स्टीराइल हो जाएगा, यानी कि स्टेरिलिटी आ जाएगी, वो स्टीराइल हो जाएगा, इनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस, ठीक है। अगर बायलैटरल टेस्टिस प्रेशर नेक्रोसिस। अगर तो बच्चे यूनिलैटरल की, मैंने ऑर्काइटिस की बात की है, प्रेशर नेक्रोसिस की बात नहीं की कि वो जब मम्स खत्म होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दैट इज अ ऑर्काइटिस। अगर यूनिलैटरल ऑर्काइटिस है, अगर यूनिलैटरल प्रेशर नेक्रोसिस भी हो गई है, तो आपका वो वाला टेस्टिस खत्म है, फेल हो चुका है आपका, वो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन स्टेरिलिटी नहीं आई आपको, क्योंकि आपका दूसरा वाला टेस्टिस वो काम कर रहा है। अगर बायलैटरल टेस्टिस के अंदर ऑर्काइटिस हुआ और दोनों का ही प्रेशर नेक्रोसिस हो गया, फिर तो ऑब्वियस बात है दोनों गए और आप स्टीराइल हो जाएंगे। दिस इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कि मेल्स में आती है, और वो अक्सर पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में ही आती है। ऑब्वियसली बात है, जो बच्चा है अभी जिसके टेस्टिस ने स्पर्मेटोजुआ बनाना शुरू ही नहीं किया, उसमें तो काम कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो प्रेशर नेक्रोसिस जब होगी तो स्पर्मेटोजुआ जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो स्टेरिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये बात याद करना। दूसरा ऐसा मेनिंजाइटिस, जाहिर इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। मेनिंजाइटिस होता है कि यही मम्स का इन्फेक्शन जो है आपके माउथ फेरिंग्स सब सीएनएस के बड़ा करीब करीब पड़े हैं, तो आपकी मेनिंजीज इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो किताब में यही 2 कॉम्प्लिकेशन लिखी हुई है, और ऑर्काइटिस सारी बात कहानी इसने वही बताई हुई है जो मैंने आपको बता दी है, मेनिंजाइटिस। फिर उसके बाद लैब डायग्नोसिस में बच्चे, लैब डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं है, कि वही अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपने देखनी है इसमें। जिस तरह मैंने मीजल्स की आपको क्लिनिकल फाइंडिंग बताई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग है, पीसीआर है, आरएनए करा लो, और सीरोलॉजिकल में आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज करा लो, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात वही है जो आपने पहले भी बात कर ली है, आपको मैंने बताया था ना, एमएमआर,
वैक्सीन होती है मम्स, मीजल्स, रुबेला। मम्स इज द लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, एमएमआर। ये एक एमसीक्यू आएगा। दूसरा एमसीक्यू जो आपने टाइमिंग याद करनी है कि कब देनी है, इसकी 2 डोजेस देनी होती है हमने। 2 इम्यूनाइजेशन आर रिकमेंडेड, एक आपने 15th मंथ पे देनी है और दूसरी बूस्टर डोज आपने 4 to 6 years ऑफ द एज पे देनी है। बस ये याद करना है आपने। और इसमें से कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपकी आने वाली हो पेपर में। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आपका लैब डायग्नोसिस का क्वेश्चन पूछेगा, वो आपकी पैथोजेनेसिस आपसे पूछेगा बस। ठीक है, हाँ, और कॉम्प्लिकेशन भी पूछ सकता है। कॉम्प्लिकेशन भी आपका यूक्यू है। ये 3 सवाल इस मार्क्स में आएंगे और सिनेरियो पिक करने को आएगा। वो लंबा चौड़ा सिनेरियो जितना मर्जी मुश्किल है तो वो क्या ही देगा, स्वेलिंग देगा कि बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ द एयर लोब आपकी स्वेलिंग है बहुत बड़ी माउथ फेस के ऊपर। ठीक है, तो मम्स पे आप पहुंच जाएंगे। अब ये वाला टेबल है, बता देता हूँ, इसमें कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है। वही है, रैश इज अ प्रोमिनेंट फीचर, कतन नहीं, इसका रैश प्रोमिनेंट फीचर नहीं है। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन कहीं जिक्र किया है मैंने? बिल्कुल नहीं किया, नहीं होता। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वैक्सीन इसकी है, एंटीवायरल थेरेपी हमने इसकी देनी होती है। ठीक हो गया, ये था आपका मम्स वायरस। अब हम अगला वायरस करते हैं, दैट इज द रूबेला वायरस। बच्चों ये एमसीक्यूज में आएगा, इसमें से कभी भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं आता आपका, कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो अभी हम इसमें से इसकी चीजें जो है मैंने करवानी है आपको, वो है जी ये वही डिजीज। इसने 2 डिजीजेस कॉज करनी है, एक का नाम रूबेला है और एक का नाम है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के हवाले से जो भी बात बताऊंगा, एमसीक्यूज बताऊंगा, साथ बता दूंगा कि ये एमसीक्यूज में से आना है, वही आएगा, उससे बाहर एमसीक्यूज कोई नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एमसीक्यूज इतने खास नहीं पूछता वो, बस याद कर लो कि इसकी फैमिली का नाम टोगा वायरस है। और ये वजह थोड़ा सा इससे उल्ट है कि इसकी ये हेलिकल है, ये एकोसाहेड्रल है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी है। ये टोगा वायरस फैमिली है। इन्वेलप ये भी है, ये भी इन्वेलप है, ये भी इन्वेलप है। ठीक हो गया, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई। ट्रांसमिशन इसकी भी वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ही है, लेकिन इसके 2 रूट्स है ट्रांसमिशन के। एक तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो कि पूरे चैप्टर का ही है तकरीबन। इस तरह भी याद कर लो, आपने इस तरह भी चीजें याद करनी है बच्चों। याद रखना कि आप ज़हन में बिठा लो कि चाइल्डहुड वायरसेस में ये वायरस थे और उस पूरे चैप्टर के वायरसेस की ट्रांसमिशन कैसी थी? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, सिंपल। ठीक है, ट्रांसमिशन दूसरा इज बाय द प्लेसेंटा, मदर से बच्चे के अंदर से जाना है। अगर माँ को रूबेला इन्फेक्शन हो गया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो ट्रांसमिशन होगी प्लेसेंटा से फीटस के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको, ठीक है, ये अपने बुक से देख लो। इसकी पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना, लीड्स टू लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन है। नेचुरल इन्फेक्शन अगर हो जाता है, सपोज एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको रूबेला हुआ, उसके बच्चे को हुआ, बच्चे को हुआ है और बच्चा रिकवर कर गया है, अब उसको जिंदगी में कभी भी रूबेला इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। ये पैथोजेनेसिस हो गई। बाकी इसमें से कुछ भी ऐसी खास बात इन ये 4 हेडिंग्स में नहीं है जो एमसीक्यूज में आने वाली है आपकी। ठीक है, ट्रांसमिशन भी एमसीक्यूज में नहीं पूछता होता, पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी में भी एमसीक्यूज नहीं पूछता होता। हाँ, आपसे फैमिली के बारे में एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी नहीं वैसे पूछता। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट के क्लिनिकल फाइंडिंग्स में से एमसीक्यूज आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और लैब डायग्नोसिस में से एमसीक्यूज आएंगे। ये बात पल्ले बांध लो बस, कि देखो ना, सिनेरियो लंबा सा बनाया होगा उसने और वो आपको बता भी देगा कि रूबेला इन्फेक्शन है, तो वो पूछेगा कि इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक लैब डायग्नोसिस बताओ, क्लिनिकल मोस्ट इंपोर्टेंट फाइंडिंग बताओ इसकी। अब ठीक हो गया। खैर, रूबेला आखिर होता क्या है? मम्स मीजल्स लफ्ज से पता चल रहे हैं क्या है। मम्स इज द कन पेड़े स्वेलिंग ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, साइडों पे, दोनों साइडों पे, एक साइड पे। मीजल इज द खसरा, खारिश होगी, रैश बनेंगे, फलां फलां होगा। रूबेला क्या है? इसके नाम से कोई नहीं समझ आ रही है क्या होता है रूबेला, मैं बताता हूँ। इट इज अ फॉर्म ऑफ मीजल्स, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ मीजल्स, लेकिन उसकी एक माइल्डर फॉर्म कह लो, हल्का उसका इन्फेक्शन अगर एक देखा जाए मीजल्स वाला ही, तो वो रूबेला है, सिंपल। ठीक है, किताब से हल्का सा बता देता हूँ, इसका मैंने डिटेल से लिखना जरूरी नहीं समझा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये माइल्डर और शॉर्टर डिजीज है देन मीजल्स है। इसके भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका 2 वीक्स का। ठीक है, फिर प्रोड्रोमल पीरियड आता है, वही फीवर और मलेस के, और उसके बाद मैक्यूलोपैपुलर रैश आती है, जैसे कि मीजल्स में था। उसमें से ऐसा था कि इंक्यूबेशन पीरियड था आपका, प्रोड्रोमल था, फिर रैश, फिर कॉप्लिक स्पॉट्स था, सॉरी, फिर आपका रैश आता था। इसमें कोई कॉप्लिक स्पॉट नहीं है, मैक्यूलोपैपुलर रैश आता है। ये वैसे ही फेस पे स्टार्ट हो रहे हैं, डाउनवर्ड्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ एडेनोपैथी इज कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कानों के पीछे आपके ना लिम्फ नोड्स पड़ते हैं जिसको पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स कहते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ एडेनोपैथी।
ठीक हो गया। रैश 3 दिन तक रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। वुमेन में, अडल्ट में ज्वाइंट्स इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होती है, दैट इज अ पॉलीआर्थराइटिस। ठीक है, क्या है रुबेला में? अब कुछ भी नहीं है, इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। एक यही कि पैटर्न बता दो, या वो कहा होगा पैटर्न ये है तो डायग्नोसिस क्या है रुबेला, और दूसरा ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फेडेनोपैथी, ये पक्का एमसीक्यू पॉइंट है। अगली इसमें जो क्लिनिकल फाइंडिंग में, दैट इज अ कंजेंटल रुबेला सिंड्रोम। बच्चे वो कहता है कि रुबेला इतना खतरनाक एडल्ट्स में नहीं है, अगर हो जाए तो उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि ये बच्चों के लिए खतरनाक है, क्योंकि इट्स अ टेराटोजन। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एम्ब्रियोलॉजी में, टेराटोजन क्या होता है कि जो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ही बुरा असर डाल दे, उसकी यानी कि एबनॉर्मेलिटीज करवा दे, कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज। कंजेंटल रुबेला सिंड्रोम इज द, इसमें होता क्या है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। अब वो कब होंगी? ऑब्वियसली बात है, जब आपके ऑर्गन्स बन रहे होंगे, अगर तब इन्फेक्शन होता है फिर फायदा है, फिर ही कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। और अगर आपके ऑर्गन बन चुके हैं, आपका लिवर बन चुका है, आपका स्प्लीन, आपका हार्ट बिल्कुल ठीक बन चुका है, एंड में जाके आपको इन्फेक्शन हुआ है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, फिर तो बन गया बस, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 माह इज कॉल्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके भी फर्स्ट मंथ में ही, जो कि आपका पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जिसमें आपके ऑर्गन्स बनते हैं, उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन होता है, तो आपके सारे के सारे ऑर्गन्स खराब बनेंगे, फिर आपको कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होगा। ठीक है, और ये तब है जब आपकी वुमेन जो है वो अनइम्यूनाइज्ड है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अनइम्यूनाइज्ड वुमेन है, उसको इम्यूनाइजेशन नहीं हुई हुई है, और जबकि हमेशा याद रखना कि आप, ये कहा जाता है कि शादी से पहले किसी भी फीमेल की चेक करा लो कि रुबेला वैक्सीन हुई थी उसके बचपन में, नहीं, वरना उसको शादी से पहले ही उसकी वैक्सीनेशन करवाओ, ठीक है, ताकि बच्चे को ये मसले ना हो। तो यही बात यहाँ पे की हुई है। और क्या क्या मालफॉर्मेशंस होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो हार्ट इन्वॉल्व करता है, तो पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होती है इसमें, ये एमसीक्यूज आ सकता है। कैटरेक्ट आई में बनते हैं ये, बस ठीक है। और हाँ, बस इसमें यही बात की है बच्चे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा तो ये कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो सकती है, वरना नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा ये कि जो बच्चे जिनको इन यूट्रस इन्फेक्शन हुआ था रुबेला, उन्होंने अपने अंदर, यानी कि उनको इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वो पैदा होने के बाद कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, मैंने बोला इन यूटिरो इन्फेक्शन हुआ था, मैंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था। सपोज थर्ड ट्राइमेस्टर में भी था पहुंचा हुआ, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा था, तब इन्फेक्शन हुआ है, ऑर्गन्स बन चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकता रुबेला। अब उस बेबी के अंदर तो चला गया है ना, लेकिन वो किया कुछ नहीं है, तो बेबी के अंदर तो पड़ा है ना, तो बेबी क्या करेगा, अपने फीटस के अंदर से वायरस निकालता रहेगा, यानी कि उसके जो फीटस कह रहा हूँ, फीसिस के अंदर, स्टूल सैंपल के अंदर, स्टूल के अंदर अपना वो क्या करेगा, वायरस निकालेगा ही निकालेगा। और अगर उस टाइम इस स्टूल का कांटेक्ट किसी भी बच्चे से हो जाएगा, अपने घर वाले किसी प्रेग्नेंट फीमेल को हो जाएगा, तो अगले में वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इस अंडरलाइन पे मैंने उसने ये बात की हुई है कि सम चिल्ड्रंस इन्फेक्टेड इन यूट्रो कैन कंटिन्यू टू एक्सीड रूबेला फॉर मंथ्स आफ्टर बर्थ, व्हिच इज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हैजर्ड है। बस इतनी सी बात है, ठीक हो गया। तो बाकी लैब डायग्नोसिस मैं अगली वीडियो में करता हूँ। ये रुबेला का आपने इतनी, ये कंजेनिटल फाइंडिंग्स ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।